हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर में एक सेपरेट प्लेलिस्ट है मोटिवेशन टू विन, जिसमें हम एक एक करके वीडियो लेके आ रहे हैं जो इंस्पायर्ड है थिंक एंड ग्रो रिच, जो एक क्लासिकल बुक है 1937 में पब्लिश हुई थी और नेपोलियन हिल ने उस बुक को लिखा था। शायद दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से बोलेंगे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। कई टॉपिक्स के वीडियो आ चुके हैं। वो पुराने वीडियो जो आए हैं एक एक प्रिंसिपल्स को कवर करके, जो सफलता की कुंजी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, पॉडकास्ट में जाइए और आपको सारे वीडियो मिल जाए। तो चलिए कदम को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है परसिस्टेंस। परसिस्ट, ट्राई एंड सक्सीड। तो ये एक्चुअली परसिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसको आप अगर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर हैं, उन्हें अचीव करना है तो आपको परसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सकें और आप इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में उतार सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि परसिस्टेंस है क्या। परसिस्टेंस जो है एक एसेंशियल फैक्टर है अगर आप अपने डिजायर को फिजिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। परसिस्टेंस का जो आधार है वो है हमारा विल पावर। इसे अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो अटलता, लगातार प्रयास करना। और ऐसे व्यक्ति जो परसिस्टेंट होते हैं वो थोड़ा सा जिद्दी होते हैं। जब विल पावर को डिजायर के साथ में प्रॉपरली कंबाइन हम करते हैं तो ऐसा ये पेयर तैयार होता है जो आपको सफलता की दिशा में प्रोपेल करता है, सफलता की दिशा में ले जाता है। और इसीलिए दुनिया में लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति परसिस्टेंट होते हैं वो थोड़ा सा कोल्ड ब्लडेड नजर आएंगे और कभी कभी वो रूथलेस भी नजर आएंगे। और इसी कारण सोसाइटी उन्हें कई बार मिसअंडरस्टूड करती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जो उनके डिजायर हैं उसको अचीव करने के लिए वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, वो लगातार प्रयास करते हैं और तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक उसका एंड ऑब्जेक्टिव जो उनका है वो अचीव ना हो। दुनिया में बहुत कम लोग सफलता की ओर क्यों बढ़ पाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है अधिकतर लोग जो अपनी ड्रीम्स का पीछा करते हैं और या जो उनके पल्सेटिंग डिजायर होते हैं उनको प्राप्त करने का जो प्रयत्न करते हैं, वो प्रयत्न जो है वो सिंसियर नहीं होता है। वो एफर्ट जो होता है वो सिंसियर नहीं होता है। वो एफर्ट तो लेते हैं थोड़े दिन तक, लेकिन अगर उन्हें कुछ असफलता मिल गई और या उन्हें ऐसा लगा कि ये मेरे से नहीं होगा तो वो बीच में ही उस प्रयत्न करना बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि बहुत कम लोग जो ऐसे होते हैं जो कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी प्रयत्नशील होते हैं जब तक उनका एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं। अब नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम्पल दिया है, जैसे हेनरी फोर्ड है, एंड्रयू कार्नेगी है, थॉमस है एडिसन है, और भी लोगों का उन्हें एग्जाम्पल दिया है। महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल उन्होंने अपनी किताब में दिया है। लेकिन हम चर्चा करेंगे, कुछ मुख्य एग्जाम्पल लेंगे भारत से। पहला एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर का। ऐसा व्यक्तित्व जिसे कौन भारतीय या दुनिया के लोग नहीं जानते। आपको याद होगा कि एल्बो में प्रॉब्लम आने के कारण
सचिन तेंदुलकर में वो पावर खत्म हो गया था कि वो क्रिकेट खेल सके। इलाज के बाद उन्होंने इतनी प्रयत्न की, इतनी प्रैक्टिस की कि वापस वो फील्ड में आए, और उनकी जो सेकंड इनिंग जो चालू हुई, मैं सेकंड इनिंग उनके करियर की इनिंग की बात कर रहा हूं, तो उसमें उनका बेहतर स्कोरिंग रेट था। याद है आपको? याद है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस वीडियो में। दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन। कौन नहीं जानता है अमिताभ बच्चन को? जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम को रखा, तो फिल्म इंडस्ट्री में पहली 13 पिक्चर या मूवी जो उनकी आई थी, वो लगातार फ्लॉप हुई थी। याद है आपको? और पहली सुपरहिट मूवी हुई जंजीर, और उसने अमिताभ बच्चन को एक भारतीय सिनेमा में बहुत बड़े स्टार के रूप में खड़ा किया, और आज हम उन्हें मिलेनियम स्टार के रूप में जानते हैं। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बैंकरप्ट हो गए अमिताभ बच्चन, कई कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन वो प्रयत्नशील रहे। 60 ईयर की एज के बाद में भी वो प्रयत्नशील रहे। आज 80 ईयर्स की एज के बाद में भी वो प्रयत्नशील है। तो आप उस ऊंचाइयों में पहुंचने के बाद भी अटेम्प्ट लेना बंद नहीं करते। ये होता है परसिस्टेंसी। तीसरा एग्जांपल, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने इतना बड़ा क्रिएशन किया, रिलायंस। रिलायंस भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी बनी, अब दुनिया की एक महत्वपूर्ण कंपनी है। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ये सपना देखा कि मुझे भारत की एक बेहतरीन कंपनी बनानी है, और बाद में सपना देखा कि दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी का निर्माण करना है। ये परसिस्टेंट एफर्ट था। वो हमेशा प्रयत्नशील रहे अपने उस ड्रीम को, अपने वो पल्सेटिंग डिजायर को जो अचीव वो करना चाहा। अभी जो हमने उदाहरण देखे या एग्जाम्पल्स देखे, उससे क्या पता लगता है कि परसिस्टेंस जो है, या हिंदी में उसे बोले अटलता जो है, वो एक इंसान का कैरेक्टर है। जैसे कार्बन का रोल है स्टील में, कार्बन के कारण ही स्टील में वो ड्यूरेबिलिटी आती है, वो स्ट्रेंथ आती है। वही स्ट्रेंथ देता है परसिस्टेंस इंसान के, अगर वो कैरेक्टर उसमें है तो। यदि इंसान परसिस्टेंट है और उसका जो पर्पस है वो डेफिनेट है, उसका जो गोल है वो डेफिनेट है, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान को बना के उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो सफलता उसे मिलेगी, और अवश्य मिलेगी। पहला टेस्ट परसिस्टेंस का क्या होगा? इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी 6 स्टेप्स के बारे में, कि वो 6 स्टेप्स को एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर में लिखना है, और उसे रिपीट करना है रात में सोते वक्त एंड सुबह उठते वक्त। क्या आपने उसकी शुरुआत की है? अगर की है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है डिजायर। अब डिजायर जितना स्ट्रांग होगा, जितना पल्सेटिंग डिजायर होगा, डिजायर की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, उतना हमें परसिस्टेंसी होगी उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो हमारा डिजायर है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कंटिन्यूअसली प्ले में रहता है। हम सोते हैं तब भी वो काम करता है, हम जगे हुए रहते हैं तब भी वो काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पॉजिटिव इनपुट्स जो हमारे डिजायर हैं उससे रिलेटेड जाएंगे, हम उतना ज्यादा परसिस्टेंट बनते चले जाएंगे। परसिस्टेंसी के बिना जो हमारे डिजायर है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर डिजायर स्ट्रांग नहीं है, हमारे एफर्ट जो है वो परसिस्टेंट तरीके से नहीं होंगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगे। तो परसिस्टेंट एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका अभाव होगा तो हम शुरू करने के पहले ही हार चुके रहे। लेकिन अगर हम परसिस्टेंट हैं, और वो तभी संभव है जब हमारा डिजायर जो है पल्सेटिंग डिजायर, तब जीत जरूर हासिल होगी।
परसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और परसिस्टेंसी का टेस्ट सबसे पहले कब होता है? कि जब हमें फेलियर मिलता है। और फेलियर जब मिलता है तो क्या हम अपने प्रयत्न को और बढ़ाते हैं या प्रयत्नशील रहते हैं अथवा नहीं रहते, ये हमें टेस्ट करेगा। क्योंकि कहा जाता है ना, एक फेमस कोट है, एवरी फेलियर ब्रिंग्स विथ इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। मैं यहां पर आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाना चाहूंगा। हमारी सिस्टर है, उनकी एक बैचमेट थी, स्कूलमेट, दोनों साथ में पढ़ा करते थे। और मेरी सिस्टर का डिजायर था, बहुत पल्सेटिंग था, कि उसे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो उनका पहले अटेम्प्ट में पीएमटी में सिलेक्शन हो गया और आज वो गायनेकोलॉजिस्ट है। उनकी एक बैचमेट थी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प। परिवार का प्रेशर था कि डॉक्टर बनना है, बट उनका वो डिजायर था ही नहीं, तो इसीलिए उनका पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। बट उनका डिजायर जो था, सिविल सर्विसेज के एग्जाम को देके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना। और उन्होंने जब अटेम्प्ट लिया तो परिवार में बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं था। उन्हें लगा कि ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, वो क्लियर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ये 1982 बैच की बात है। उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, प्रीलिम्स के बाद मेंस क्लियर किया, और फाइनली जब रिजल्ट आया सिलेक्शन का तो वो इंडिया में 9th रैंक थी। और अमंग द फीमेल कैंडिडेट वो इंडिया की टॉपर थी। तो ये पल्सेटिंग डिजायर था। कई लोग ऐसे होते हैं किसी एग्जामिनेशन में, पीएमटी में, या प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में, या सिविल सर्विसेज में कई अटेम्प्ट लेते हैं। क्या उनका तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता है? क्योंकि वो परसिस्टेंसी है उनमें, वो एफर्ट को लगाना बंद नहीं करते हैं और कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हैं। वो फेलियर से घबराते नहीं है, बिकॉज एवरी फेलियर ब्रिंग्स विथ इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। परसिस्टेंसी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी परसिस्टेंट नहीं है तो वो परसिस्टेंट नहीं बन सकता है। लेकिन कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति परसिस्टेंसी उसमें आती है या वो परसिस्टेंट बनता है। जैसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, उसका पर्पस बड़ा डेफिनेट होना चाहिए, और उस पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए उसका डिजायर जो है बहुत पल्सेटिंग होना चाहिए। अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो ये डिजायर जो है बहुत बर्निंग डिजायर होना चाहिए। ये कोई मामूली डिजायर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपका डेफिनेट पर्पस है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहिए। अब इसको अचीव करने के लिए आपके पास एक डेफिनेट प्लान्स होना चाहिए, एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए, और साथ में स्ट्रॉन्ग विल पावर की आवश्यकता है। और आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि आप इसे इंप्लीमेंट कर सकें सिंसियर तरीके से। जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें, और नॉलेज का इस्तेमाल करने के लिए स्किल की आवश्यकता। अब समझते हैं कि वो सिम्टम्स क्या हैं जिससे पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में परसिस्टेंस का अभाव है। तो सबसे पहला एक कारण होता है कि वो क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता है कि वो उसका पर्पस क्या है, वो क्या प्राप्त करना चाहता है, उसके पास में कोई क्लैरिटी नहीं होती है। दूसरा, प्रोकास्टिनेशन, वो कोई ना कोई बहाना बनाएगा उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद जो नॉलेज की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने बोला आपको दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। और नॉलेज भी डीपर नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपका गोल है दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना। तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्राप्त करने की दिशा में अपने आप को वो तैयार कर सके और उस दिशा में काम कर सके, मेहनत कर सके, डिसीजन ना लेना समय पे। और ये कारण कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है स्पेशलाइज्ड नॉलेज के अभाव होने के कारण।
इसके अलावा है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इसका वैसे कोई इलाज नहीं है। कई लोग बड़े गोल को सेट करने के लिए ही तैयार नहीं होते और वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं कि मुझे जितना आता है वो इनफ है, और अपनी जिंदगी को वैसे ही चलाते हैं। ना उनमें पैशन होता है सीखने का, ना उनमें पैशन होता है आगे बढ़ने का, ना उन्हें जो सफल व्यक्ति है वो इंस्पायर करते हैं। इनमें परसिस्टेंस का अभाव होता है। उनमें एक और डर होता है, और वो डर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप वो सीख रहे हैं सब्जेक्ट को, किसी फोरम में डिस्कशन करना है, तो आप डिस्कशन भी नहीं करना चाहेंगे अगर परसिस्टेंस का अभाव होगा, क्योंकि आप सोचेंगे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ ओपिनियन दिया तो लोग क्या कहें, उन्हें अपने आप पे बिलीव नहीं हो। क्रिटिसिज्म से क्यों घबराना? क्या सचिन तेंदुलकर को लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया? क्या धीरू भाई अंबानी को लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं किया? क्या अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख के आप कई बार क्रिटिसाइज नहीं करते हैं? तो क्रिटिसिज्म से जो भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, वो क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं है, डरते नहीं है। वो अपने उद्देश्य को, अपना जो पर्पस है उसकी दिशा में आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहते हैं कि कैसे वो एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ में अपने कदम को आगे बढ़ा। समझते हैं कि परसिस्टेंस को कल्टीवेट कैसे करें। अगर किसी व्यक्ति में परसिस्टेंस का अभाव है तो उसे कल्टीवेट कैसे कर सके, क्योंकि ये एक्वायर्ड इंस्टिंक्ट है, कोई इनेट कैपेसिटी नहीं है ह्यूमन बीइंग की। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपको याद रखना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। नंबर 1, पहले आपका जो पर्पस है वो डेफिनेट होना चाहिए। दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, ये केवल विशफुल थिंकिंग नहीं होना चाहिए, ये पर्पस होना चाहिए वो डेफिनेट, कि हमें एक एक्सेलेंट टेक्निकल एनालिस्ट बनना है। और इसके लिए डिजायर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पल्सेटिंग डिजायर। नंबर 2, आपको एक ऑर्गेनाइज प्लान को तैयार करना है, जो पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा भी की है कि कैसे ऑर्गेनाइज प्लान को आप तैयार करेंगे और उसे आपको एक्शन में ट्रांसलेट करना है। तीसरा, आप कई लोगों से मिलेंगे जो आपको निगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो आपके रिलेटिव हों, आपके फ्रेंड्स हों। तो ऐसे लोग जो निगेटिवली इंपल्स को भेजते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। हेलो हाय तक सीमित रहिए, लेकिन उनको आपको मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल करने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को तलाश कीजिए, 2-3 ज्यादा नहीं, जो लाइक माइंडेड है, और उसका एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। अगर आपको बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो उस मास्टरमाइंड ग्रुप के लोगों में भी वो लेवल का इंटरेस्ट चाहिए। उनके साथ में चर्चा कीजिए, एक दूसरे को लोग इनकरेज करेंगे, आप उन्हें इनकरेज कीजिए, वो आपको इनकरेज करेंगे, और इस तरह से परसिस्टेंसी आप में डेवलप हो सकती है। और परसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस दिशा में काम करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप लगातार प्रयत्न करते रहें अपने एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने के। तो क्या आप तैयार हैं परसिस्टेंसी को एक्वायर करने की दिशा में अपने कदम को बढ़ाने के लिए? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।